बीए के हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर 4 यानी बीए पार्ट 2 का पेपर नंबर 4 यूरोप का इतिहास, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज पहला क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति के क्या कारण थे? अथवा में पूछा जा सकता है, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का वर्णन करें। या अथवा में पूछा जा सकता है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। ऐसे में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन फ्रांस से रिलेटेड और फ्रांस की क्रांति के बारे में चर्चा करने के लिए कहा जाए तो आप निश्चित तौर पे ये जो मैं जवाब आपको बतलाने जा रहा हूँ आप उसे लिख सकते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति का विश्व इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने विश्व को सोते से जगाया था। अतः यूरोप का इतिहास एक राष्ट्र, एक घटना और एक पुरुष के इतिहास से मिलकर एक हो जाता है। वह राष्ट्र है फ्रांस। इस क्रांति ने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यह क्रांति विचारों की क्रांति थी। यह केवल हथियारों की लड़ाई ही नहीं थी, इसलिए इस क्रांति ने विश्व के कोने कोने में शासन के नवीन सिद्धांतों, सामाजिक व्यवस्थाओं के नवीन विचारों और मानव अधिकारों के सिद्धांतों को समुचित ढंग से फैलाया। अतः इस क्रांति ने यूरोप की पुरानी प्रथाओं, परंपराओं और रीति रिवाजों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। अतः इस क्रांति का महत्व अत्यधिक प्रमुख है। इसका कारण है, वस्तुतः क्रांति एकाएक नहीं होती है। इसके लिए बहुत पहले से ही पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। अतः फ्रांस की राज्य क्रांति एकाएक न होकर उसका बीज बहुत पहले ही रोपा जा चुका था, जो समय और परिस्थितियों को पाकर पनप गया। इस तरह से फ्रांस की राज्य क्रांति के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, सामाजिक कारण। फ्रांस का समाज विषमताओं और असमताओं पर आधारित था। फ्रांस का समाज 3 भागों में बटा हुआ था। पहला, पादरी वर्ग। फ्रांस में कैथोलिक धर्म का बोलबाला था, जिससे वहाँ पादरियों और चर्चों का प्रभुत्व था। सर्वप्रथम उनका लोहा माना जाता था। वहाँ पादरियों का भी 2 वर्ग था, एक बड़ा पादरी और दूसरा छोटा पादरी। अब बड़ा पादरी के बारे में हम लोग जानेंगे। बड़ा पादरी, फ्रांस में बड़े पादरियों की संख्या बहुत ही कम थी, परंतु इसके पास काफ़ी धन था। वे लोग विशाल भवनों में रहते थे। राजकोष में वे कर देकर करों से मुक्त रहते थे। अतः उनका जीवन बहुत ही सुखमय था। दशांश से भी उनको काफ़ी आमदनी होती थी। अतः वे धन से अंधे हो गए। आध्यात्मिकता से लगाव नहीं था। वे लोग सुरा, सुंदरी, सोना और रंगरलियों में मस्त रहते थे, जिसकी वजह से चर्च में अनेक बुराइयों प्रवेश कर गई थी।
चर्च पर से लोगों का श्रद्धा उठती जा रही थी, क्योंकि लोग चर्च को ही सब तरह की बुराइयों की जड़ समझते थे। इस संबंध में बाल्टियर का कथन था कि क्रश द इनफॉमस चर्च, अर्थात भ्रष्ट चर्च को नष्ट करो। इस तरह से बड़े पादरियों के काले कारनामे ने क्रांति को उभारा। छोटे पादरियों के पास धन का पूर्ण अभाव था। इस तरह फ्रांस के पादरी अत्यंत गरीब थे। उनकी दशा शोचनीय थी। वे शहरों और अधिकतर देहात में रहते थे। कहीं उनकी इज्जत प्रतिष्ठा नहीं थी और न समाज में ही कोई आदर था। इसलिए वे छोटे पादरी लोग बड़े पादरियों से जलते और उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे। फलतः दोनों वर्गों के पादरियों में विद्रोह हो गया। इस आपसी संघर्ष के कारण चर्च की बदनामी बहुत बढ़ गई थी। चर्च ही शिक्षा का भी प्रबंध करता था, परंतु चर्च स्वतंत्र विचारों का विरोधी था और निरंकुशतावाद का कट्टर समर्थक था। इस तरह पादरियों के आपसी विरोध से भी क्रांति आगे बढ़ा। सामंत वर्ग। फ्रांस के समाज में पादरियों के बाद कुलीनों का स्थान था। इसके पास भी अपार संपत्ति थी। लक्ष्मी के वर्ध पुत्र के योग्य कहे जाते थे। इनके पास भी किसी चीज़ का कमी नहीं थी। वे लोग राज्य के बड़े बड़े पदाधिकारी थे। स्थल तथा जल सेना के सेनापति इसी वर्ग के लोग होते थे, जिससे समाज में इनका बहुत आदर था। लोग इनको माय लॉर्ड या योर जर कहा करते थे। फिर इनको किसी तरह का कर नहीं देना पड़ता था। इतना ही नहीं, उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें भी थी। ये लोग ठाट बाट से जीवन यापन कर, महलों में रहकर और भोग विलास में लिप्त रहकर आम जनता का शोषण कर रहे थे। अतः जनता उनके कार्यों से उब गई थी और क्रांति के द्वारा उनसे छुटकारा पाना चाहती थी। तीसरा कारण था साधारण वर्ग। इस वर्ग में दो तरह के लोग थे, एक देहात में रहने वाले किसान और दूसरे शहरों में रहने वाले मध्य वर्ग के लोग। देश के अधिकतर लोग इसी वर्ग में थे। इस वर्ग को निम्न वर्ग या विशेषाधिकार से वंचित वर्ग भी कहा जाता था। यह वर्ग राज्य का स्तंभ था, परंतु सबसे अधिक शोषित, दलित और उपेक्षित था। इसलिए इस वर्ग के सभी लोगों के हृदय में विद्रोह की अग्नि दहक रही थी। इसका राजनीतिक कारण भी था। फ्रांस में केंद्रित शासन था, इसलिए वहाँ शासन की बागडोर राजा के हाथों में थी। राजा स्वेच्छाचारी और दैवी अधिकारों के सिद्धांतों में विश्वास करता था। इसलिए राजा जो बोलता था वही कानून था। उसकी बातों का खंडन करना पाप समझा जाता था। इसलिए सर्वत्र राजा की ही चलती थी। राजा के संबंधियों, उनके कृपा पात्रों और उस पर आश्रितों की भी खूब चलती थी। उनका जीवन आनंदमय था। भोग विलास ही उनके जीवन की विशेषता थी। जनता द्वारा दिए गए धन का खर्च भोग विलास पर ही होता था। उनकी अदालत भी अलग अलग थी। कर में एकरूपता भी नहीं थी। एक स्थान में नमक पर 10% कर लगता था तो दूसरे स्थान में 30% कर लिया जाता था।
और तीसरे स्थान में 50% नमक पर कर लगता था। इसकी वजह से सरकारी कर्मचारी जनता को खूब परेशान करते थे और उनके धन से अपनी जेब भरते थे। अतः फ्रांस के हर एक क्षेत्र में अलग अलग नियम बने थे, जिसके फलस्वरूप हर एक भाग एक दूसरे से कटा हुआ था। फलतः शासन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों में क्रांति का होना कोई विचित्र बात नहीं थी। इसका आर्थिक कारण 18वीं सदी में फ्रांस की आर्थिक दशा भी दयनीय थी। यह क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण था। अगर फ्रांस की आर्थिक दशा नहीं बिगड़ती तो फ्रांस में इतनी जल्दी क्रांति नहीं होती। फ्रांस की आर्थिक दशा इतनी बिगड़ गई थी कि वहाँ राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय में कोई अंतर नहीं था। राजकीय आय का उपयोग राजा और उसके मंत्रीगण अपने कार्य में करते थे। वार्षिक बजट के अभाव में वहाँ आमद खर्च का कोई लेखा जोखा भी नहीं होता था। राजकीय कोष में प्रत्यक्ष और परोक्ष कर में कर से आमदनी आती थी। परोक्ष कर नमक, शराब, तंबाकू और आयात तथा निर्यात के सामानों पर लगाया जाता था। नमक पर बहुत अधिक कर था। नमक पर बहुत अधिक कर था। बड़े बड़े अमीर लोग वसूलते थे। वे लोग निश्चित रकम लेकर यह काम ठेकेदारों को दे दिया करते थे। ठेकेदार लोग कर वसूलने में मनमानी करते थे। दार्शनिक के कारण तत्कालीन फ्रांस दार्शनिक का गढ़ था। इन्हीं दार्शनिकों ने आम जनता के मूक असंतोष को मुखरित कर दिया था, जिससे प्राचीन अंधविश्वास, रूढ़ि परंपराओं और प्रथाओं की दीवारें ढह गई। तत्कालीन प्रमुख दार्शनिक विचारों में रूसो, वॉल्टेयर, मोंटेक्यू और दिदरो आदि थे। इन दार्शनिकों की शिक्षा का प्रभाव सबसे अधिक मध्य वर्ग के लोगों पर, जो कुलीनों और पादरियों को देखना नहीं चाहते थे, किसानों और मजदूरों पर भी उनके उपदेशों का गहरा असर था। इस तरह से दार्शनिकों ने फ्रांस में क्रांतिकारी वातावरण तैयार कर दिया। अतः एक विद्वान का यह कथन सत्य ही है कि आर्थिक कारण ने फ्रांस की क्रांति रूपी रेल के डिब्बों को तैयार कर दिया और दार्शनिक कारण इंजन बनाकर फ्रांस की क्रांति रूपी रेल को लेकर दौड़ाया गया। पांचवा कारण था अवैध गिरफ्तारी और प्रतिबंध। फ्रांस की शासन व्यवस्था में अवैध ढंग से गिरफ्तारियां होती थी और लोगों पर अनेक तरह के प्रतिबंध भी थे। कुलीनों तथा राजा के कृपा पात्रों को अप्रसन्न कर देने पर लोगों को बंदी बनाकर जेल में बंद कर दिया जाता था। ऐसे अभियुक्तों को अपने जीवन का शेष समय जेल में ही बिताना पड़ता था। इसके द्वारा बड़े बड़े लोग व्यक्तिगत दुश्मनों का बदला लोगों से लेते रहते थे। नए विचारक और दार्शनिक इसके शिकार होते थे। फलतः सर्वत्र अशांति थी। इसलिए इस तरह के प्रतिबंध और परेशानी से लोग मुक्त होना चाहते थे। अतएव लोग क्रांति के पक्ष में होकर क्रांति कर बैठे। अब आगे
6 नंबर में है सैनिकों में असंतोष का भावना, यानी सैनिक भी संतुष्ट नहीं था राजाओं से। फ्रांस की शासन व्यवस्थाओं से सैनिक लोग भी पूर्ण रूपेण असंतुष्ट थे। नवीन विचार तथा नूतन भावना का अभाव सैनिकों पर गहरे रूप से पड़ा था। सैनिकों को वेतन भी बहुत कम तथा समय पर नहीं मिलता था। उनको भोजन भी समुचित नहीं मिल पाती थी। सैनिक व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं थी। सैनिकों की वीरता से काम करने पर भी पदोन्नति नहीं होती थी। इस तरह से वहाँ के सैनिक वहाँ अधिकारियों के नियंत्रण से बाहर चले गए थे। यही कारण है कि फ्रांस के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचलने के बजाय समय पर क्रांतिकारियों का ही साथ दे दिया, जिससे क्रांतिकारियों को सफलता मिली। 7वां कारण है अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम ने भी इन क्रांतिकारियों को आगे बढ़ाने में सहायता पहुंचाई। इसने क्रांति की सोई हुई भावनाओं को खूब उभारा। बात यह थी कि स्वाधीनता संग्राम में फ्रांस से बहुत से युवक अमेरिका को मदद पहुंचाने गए थे। फलतः वे अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में लड़े। वहाँ पर उन लोगों ने यह अनुभव किया कि फ्रांस में भी क्रांति के द्वारा राजा के चंगुल से बचा जा सकता है। वहाँ से लौटकर आने के बाद फ्रांस के नए युग के निर्माण के लिए तत्पर हो गए। इससे भी क्रांति को अत्यधिक बल मिला। 8वां कारण है शासक की अयोग्यता। क्रांति के समय फ्रांस का शासक 16वां लुई था। यह अयोग्य था और अपनी पत्नी रानी मेरी अंतोआंत के हाथ का खिलौना था। शासन कार्य करने का उसके पास समय नहीं था। शासन तो उसकी रानी करती थी। उसने नौकर और तुर्गेव जैसे योग्य अर्थशास्त्रियों के सुझावों को न मानकर उनको शीघ्र हटा दिया। अगर राजा उनके सुझावों को मान लेता तो निश्चय ही फ्रांस की आर्थिक दशा में सुधार आ जाता और क्रांति कुछ समय के लिए टल जाती। परंतु अपनी अयोग्यता के कारण वह ऐसा नहीं कर सका। अतः राजा की अयोग्यता के क्रांति की आग में घी का काम किया। अब क्वेश्चन बनता है, क्या फ्रांस की राज्य क्रांति अनिवार्य थी? तो इस संबंध में कुछ विद्वानों का यह कथन है कि फ्रांस की राज्य क्रांति अनिवार्य थी। इसके विपरीत कुछ विद्वान इस मत में विश्वास रखते हैं कि फ्रांस की राज्य क्रांति अनिवार्य नहीं थी। वह किसी निश्चित योजना का परिणाम नहीं थी, बल्कि यह तो कुछ घटनाओं की प्रगति के फलस्वरूप हुई थी जिसको लोग रोक सकते थे, क्योंकि वे सारी बातें रोकने योग्य थी, परंतु वे लोग ऐसा नहीं कर सके। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति अनिवार्य थी, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं है। यह ठीक है कि फ्रांस को एक विकराल घाव हुआ था जिसको लोग दवा दारू से अच्छा कर सकते थे, क्योंकि वह घाव कैंसर नहीं था जिसका कोई इलाज ही नहीं था। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि फ्रांस की शासन व्यवस्था को बिगाड़ने में लुई 16वें की अयोग्यता का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वह योग्य और कुशल तथा पक्का राजनीतिज्ञ होता तो फ्रांस की दशा को पूर्ण रूपेण न सुधार कर कम से कम अपनी कुशलता से फ्रांस की राज्य क्रांति को तो रोकता, क्योंकि वह रोक सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अतः इस दृष्टि से फ्रांस की राज्य क्रांति अनिवार्य नहीं थी।
यह तो सिर्फ उन घटनाओं की प्रगति के फलस्वरूप हुई जिन्हें राजा अपनी चतुर नीति से सरलतापूर्वक टाल सकता था।